हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का इन्फ्लेशन का चैप्टर डिस्कस करूंगा। इसमें एक टॉपिक लेके आया हूं मैं जिसका नाम है मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन को क्या तरीका होता है, महंगाई को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर मैंने जैसे जैसे आपको पूरे के पूरे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ और अच्छे तरीके से उसे चेक करें। तो सबसे पहला मेजर है मॉनिटरी मेजर। मॉनिटरी मेजर में क्या करना चाहिए? कंट्रोल ओवर मनी। मनी के ऊपर कंट्रोल करो, क्योंकि पैसा ज़्यादा होने की वजह से ही तो महंगाई है। इट इज़ सजेस्टेड that to check inflation government should impose strict restrictions on the issue of money by central bank। तो सेंट्रल बैंक जो हेड बैंक होता है कंट्री का, जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएसए में फेडरल रिजर्व है, उसके ऊपर पूरी पाबंदी लगा दे कि भाई आप लोगों ने नया पैसा नहीं छापना। नया पैसा प्रिंट किया तो देख लो फिर, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना पैसा है, तो पाबंदी लगा दे कि नया पैसा नहीं छापना, क्योंकि ज़्यादा पैसा आता है तभी महंगाई होती है। दूसरा, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है बैंकों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दें थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कि बैंक ज्यादा लोन ही ना दे पाए, ठीक है। सेंट्रल बैंक शुड परस्यू क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी। सेंट्रल बैंक को क्या फॉलो करनी चाहिए? क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी। क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो किया जाता है जिसकी वजह से लोन्स कम हो जाएं या बैंक लोन कम दें, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर है जो कि मैंने इस प्ले लिस्ट में अच्छे तरीके से बताया हुआ है। कौन सी प्लेलिस्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल करके है। आप मेरे चैनल पे जाएं, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल पे जाएं और उसमें सारी प्लेलिस्ट नंबर वाइज मिलेगी, ठीक है। फॉर दैट पर्पज इट शुड यूज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं या क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं, उसको इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल करके मनी की सप्लाई को अच्छे तरीके से कंट्रोल करें। इन अदर वर्ड्स, इट शुड इंक्रीज बैंक रेट। बैंक रेट बढ़ा देना चाहिए। बैंक रेट क्या होता है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। जब कमर्शियल बैंक्स को महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो वो आगे आम लोगों को, पब्लिक को तो महंगे रेट पे देंगे, इससे वो डिस्करेज होगा। मिनिमम रिजर्व्स जो है, मिनिमम सीआरआर वो बढ़ा दें। अब सीआरआर बढ़ाएंगे तो बैंकों के पास कम पैसे रह जाएंगे लोन देने के लिए। और सिक्योरिटीज सेल करें कि मार्केट में जो लोग सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं, एक्सेस लिक्विडिटी वो सरकार की जेब में चली जाएगी। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर में, वो आप वहां जाके कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट का नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन level. Moreover, the central bank can issue directives to the member banks in the country to restrict credit. तो ओवरऑल क्या चाहता है सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इसमें क्या करना चाहता है? सेंट्रल बैंक मतलब हेड बैंक ऑफ द कंट्री ये चाहता है कि लोन का फ्लो कम हो जाए। तो वो जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको लोन के फ्लो को कम करने के लिए डिफरेंट जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करने को कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डीमोनेटाइजेशन ऑफ ओल्ड करेंसी। ये भी एक तरीका है। व्हेन इन्फ्लेशन एज्यूम्स डेंजरस प्रपोर्शंस, कुछ ज़्यादा ही महंगाई हो जाती है, गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेज ओल्ड करेंसी एंड इशू न्यू करेंसी। कि जो पुरानी करेंसी है उसको ख़त्म करके नई करेंसी ले आते हैं, क्योंकि पुरानी करेंसी इतनी अनलिमिटेड में छपी हुई है कि वो कंट्रोल करनी मुश्किल हो रही है। हाउएवर गवर्नमेंट में अलाउ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ओल्ड करेंसी टू बी एक्सचेंज फॉर न्यू करेंसी। तो जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, वो क्या करेंगे? लिमिटेड अमाउंट ऑफ कर देंगी। जैसे इंडिया में क्या है, 2000 का नोट आ गया था तो 1000 और 500 का नोट बैन हो गया था, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन में। तो जब भी डीमोनेटाइजेशन होती है पुरानी करेंसी को बैन कर दिया जाता है, थोड़े बहुत नोटों को चलने दिया जाता है ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। इससे भी मनी सप्लाई पे कंट्रोल पाया जा सकता है। नेक्स्ट है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स मतलब मॉनेटरी मेजर्स मतलब सेंट्रल बैंक से रिलेटेड, फिस्कल मेजर्स मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तभी मार्केट में पैसा आ रहा है। तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं फिलहाल के लिए सरकार बंद कर दे, वेलफेयर वूलफेयर के काम ना करे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पैसा है। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब सरकार जरूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर देती है, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, तो महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। इट इज़ देयरफॉर सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट शुड ड्रास्टिकली स्केल डाउन इट्स नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लिखना था मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि कभी कभी स्पीड में रह जाता है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो सरकार को अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं उनको कम कर देना चाहिए, ठीक है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, चलो वो तो मजबूरी है सरकार की, सरकार ने करना ही है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो उससे ये फायदा होगा कि जो फालतू के खर्चे कर रही है वो कम हो जाएंगे और मार्केट में पैसा आना कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन पब्लिक डेट। गवर्नमेंट क्या करे? लोगों से कर्जा ले ले, इंस्टीट्यूशन से कर्जा ले ले, ताकि वो आगे कर्जा ना दे पाए, ताकि मार्केट में फ्रेश मनी ना आ पाए। इन ऑर्डर टू रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर इट इज़ एसेंशियल दैट प्राइवेट सेक्टर्स परचेजिंग पावर
टू बी मॉप्ड अप बाय पब्लिक बोरोइंग। तो अगर हमने महंगाई को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना है, जो प्राइवेट सेक्टर की जो परचेजिंग पावर है उसको खत्म करना है, जो प्राइवेट सेक्टर जो सामान खरीद सकता है उसको कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर ले, किससे, आम पब्लिक से कर ले या इंस्टीट्यूशन से कर ले, ताकि मार्केट में पैसा ना रहे। इट कैन बी डन थ्रू अ सेल ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो सरकार अपने डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स बेच दे, जो लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनको टैक्स में भी रिबेट मिल सकती है, क्योंकि उनको पता है सरकारी पैसा तो डूबेगा नहीं, चाहे सरकार जिस मर्जी पार्टी की आ जाए। तो इसलिए ज़्यादातर वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट से एक टाइप के लिए तो पैसा एक टाइम के लिए तो निकल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिले इन द पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट। अगर सरकार ने पहले कर्जा लिया हुआ है उसको एकदम से रिपे ना करे, उसको थोड़ा डिले कर दे, क्योंकि मार्केट में काफ़ी पैसा पहले से आया हुआ है। पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स दैट फॉल ड्यू, मतलब जो जिनकी ड्यू डेट आ गई है, शुड बी पोस्टपोन फॉर सम टाइम सो दैट पीपल मे एक्वायर एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर। तो अगर ड्यू डेट आ गई है, मान लो सरकार ने कर्जा लिया और वो वापस करने के दिन आ गए, तो सरकार उनको टाल दे कि भाई ठीक है 3 महीने और कर लेते हैं और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और दे दें, क्योंकि अभी मार्केट में मनी सप्लाई पहले से हाई है, और अगर और ज़्यादा पैसा पंप इन कर दिया तो मनी सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट को टैक्सेस नए नए इंपोज करने चाहिए ताकि डिमांड कंट्रोल हो, ताकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन ना रहे। डिमांड के बढ़ने की वजह से भी तो महंगाई होती है ना। Government can impose new taxes and raise the raise rates of old taxes. However, care should be taken that taxes do not have any adverse effect on production. तो सरकार को ऐसी मतलब रुकावटें प्रोडक्शन के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। टैक्सेस बढ़ाएं मगर टैक्सेस से प्रोडक्शन ना कम हो, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगी तो उससे और ज़्यादा प्राइजेस भाग जाएंगे। नेक्स्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि मनी की वैल्यू बढ़ेगी तभी लोग आसानी से मनी को खर्च नहीं ना करेंगे। तो it has been mentioned earlier that devaluation accounts for inflation. तो मतलब डिवैल्यूएशन होता है या इन्फ्लेशन होता है, बात है कि प्राइजेस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से पैसे की वैल्यू गिर जाती है। टू करेक्ट दिस सिचुएशन इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू ओवर वैल्यू द मनी। ओवर वैल्यू ऑफ मनी मतलब मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ाएं। अगर मनी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप खुद सोचो, आम बंदा पैसे खर्चने को रुकेगा क्योंकि अपने पास कैश रखना चाहेगा। तो अगर पैसे नहीं खर्चेगा, मार्केट में पैसे नहीं आएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट आता है लेस डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार को भाई नोट छापने, सरकार को नहीं मतलब सेंट्रल बैंक को बंद कर देने चाहिए या कम कर देने चाहिए। गवर्नमेंट शुड एस्च्यू, मतलब गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग को टोटली इग्नोर कर देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड एस्च्यू डेफिसिट फाइनेंसिंग एज फार एज पॉसिबल। गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग को जितना रोक सके उतना रोकना चाहिए। इट शुड रिड्यूस नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर टू द मिनिमम। तो सरकार को अपना जो नॉन एसेंशियल मतलब जो गैर ज़रूरी खर्चा है, नॉन डेवलपमेंटल टाइप का खर्चा है, उसे रोक देना चाहिए, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द रेवेन्यू सोर्सेज। सरकार को अपने रेवेन्यू के जो सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं वो बढ़ाने चाहिए। इट शुड हैव बैलेंस बजट। सरकार का जितना खर्चा है उतनी आमदनी करे। सरकार जो है डेफिसिट बजट ना करे कि खर्चा ज़्यादा कर दिया और आमदनी कम कर दी, उसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा पैसा जाता है। तो सरकार को अपने खर्चे आमदनी बराबर कर देने चाहिए। अदर मेजर्स में क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा दो। खुद सोचो किसी भी चीज़ की महंगाई होती क्यों है, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो भाई सप्लाई बढ़ा दो, जब सप्लाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी तो प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे। इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ चेकिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को चेक करने का, उसे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, भाई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। दोज गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड मोर हुज प्राइजेस आर लाइकली टू राइज रैपिडली। जिसके प्राइजेस तेज़ी से बढ़ेंगे उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देना चाहिए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर शुड बी एक्सपेंडेड एंड प्राइवेट सेक्टर शुड बी गिवन इंसेंटिव्स एंड बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट। तो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर को भी काम करना है और प्राइवेट सेक्टर को भी सब्सिडीज़ वगैरह देनी है और हेल्प करे गवर्नमेंट, और काफ़ी इंसेंटिव्स दे जिसकी वजह से उस चीज़ की प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइजेस अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर कमर्शियल पॉलिसी। In order to increase the supply of goods, government should pursue proper commercial policy. Export of such goods should be discouraged. सरकार को उन गुड्स के जो गुड्स के प्राइजेस बढ़ गए हैं, जैसे वीट के प्राइजेस बढ़ गए, ठीक है, और वीट का जो है एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया फिलहाल के लिए, ताकि बाहर ना जाए, ये ना हो कि घर में इतनी महंगाई हो जाए। समझ गए बात। वो चीज़ें जो महंगी बिक रही हैं वो विद इन द कंट्री ही रखें, बाहर ना बेचें, क्योंकि पहले घर पे तो खा लें वो, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट in those industries to be increased wherein production of goods can be accelerated over a short period of time. जहाँ पे short period of time में प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है, वहाँ पे सरकार क्या करे, वहाँ पे सरकार प्रोडक्शन करने के लिए एनकरेज करे, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनाए और वहाँ पे ऐसे मतलब सब्सिडीज़ वगैरह दे जिससे कि वो
मतलब जिन जिन के प्राइजेस बढ़े हुए हैं और उनकी प्रोडक्शन फास्ट हो सकती है, वहाँ पे फटाफट से प्रोडक्शन कर दे, ठीक है, ताकि प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सके। लेस इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इंडस्ट्रीज जिनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब काम शुरू करना और उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक पहुंचाना, वो जेस्टेशन पीरियड होता है कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होता। अब जिनका जेस्टेशन पीरियड लंबा है उनको डिस्करेज करें, जिनका फटाफट से छोटे मोटे काम एक एक दो दो दिन में चीज़ें बन जाती हैं उनको इनकरेज करें ताकि वो प्राइजेस को कंट्रोल कर सकें। ज़्यादा माल बन सकता है ना वो शॉर्ट पीरियड में। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया, सरकार प्राइजेस को कंट्रोल करे, वो लेके आए कि मैक्सिमम प्राइस इतना होगा, सीलिंग प्राइस जिसे कहते हैं कि इससे ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा नहीं। प्राइस कंट्रोल deters द इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम रेजिंग द प्राइजेस ऑफ देयर गुड्स आर्बिट्रेरली। सरकार को सीलिंग प्राइस लगा देना चाहिए, अपनी चीज़ का मैक्सिमम प्राइस लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट या जो शॉपकीपर्स होते हैं उसको डेटर करता है कि इस मैक्सिमम प्राइस जो है इससे ज़्यादा ऊपर हम नहीं बेच सकते। राशनिंग सिस्टम अनेबल्स ऑल द कंज्यूमर्स टू गेट इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एट फेयर प्राइजेस। राशनिंग सिस्टम की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी पे बफर स्टॉक इकट्ठा कर लेती है और जब भी राशनिंग सिस्टम जो है हमारे इकोनॉमी में, हमारे कंट्री में, उससे राशन कार्ड देख के या कोई बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड देख के उनको काफ़ी नॉमिनल प्राइजेस पे जो है ग्रेन्स जो हैं वो बांटती है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो गरीब बंदा है उसकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू सेविंग। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट शुड कम आउट विद ऑल्टरनेटिव सेविंग स्कीम्स। गवर्नमेंट अपनी सेविंग स्कीम से सामने आए। क्यों? लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इट में रिजॉर्ट टू कंपल्सरी सेविंग स्कीम और इशू 5 और 10 ईयर प्राइस बॉन्ड्स एटसेट्रा टू प्रमोट सेविंग्स इन द कंट्री। तो उनको नए नए प्राइस बॉन्ड या फिर ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स लेके आने चाहिए जिससे 5 से 10 साल के लिए पैसा इकोनॉमी में फंस जाए। जब फंस जाएगा तो मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट तो करेगी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज को भी चाहिए कि वो मार्केट में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स वगैरह ना करें, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैसा है। कंट्रोल ओवर the distribution of profits of the joint companies reduces the purchasing power of shareholder and hence their demand for goods and services. अगर हम शेयर होल्डर को काफ़ी तकड़ा डिविडेंड बांट देंगे तो उसके पास पैसा आ जाएगा, वो पैसे खर्च देगा, मार्केट में पैसे आ जाएंगे इकोनॉमी में। तो फिलहाल जब तक इन्फ्लेशन है तब तक डिविडेंड की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रखें, ठीक है। वैसे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, शेयर होल्डर के साथ धक्का है कि उसको प्रॉफिट हुआ और पैसे नहीं दिए, मगर ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट प्रॉपर वेज पॉलिसी लेके आए। ये नहीं कि हर तीसरे दिन स्ट्राइक पे बैठ जाएं और लॉकआउट हो जाएं कि तनख्वाहें बढ़ाओ, ठीक है। हाई वेज contributes to inflationary pressure in the economy as they enable the wage earners to buy more goods and services. जितनी ज़्यादा तनख्वाहें होंगी उतनी ज़्यादा लोग सामान खरीदेंगे, ज़्यादा सामान खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ जाएगी। ड्यू टू देयर शॉर्ट सप्लाई प्राइजेस राइज एंड देयर इज़ अ फ्रेश डिमांड फॉर वेज इंक्रीज। बेसिकली एक तो सप्लाई कम हो रही है, ऊपर से डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि हर एक के पास पैसा है, और हर एक के पास पैसा होगा क्योंकि वेज बढ़ रही है, ठीक है। तो वेज का इंक्रीज होना डिमांड को बढ़ाता है और डिमांड बढ़ती है तो प्राइजेस लगातार बढ़ती हैं। इन दिस वे अ विशियस सर्कल इज सेट इन मोशन। इससे एक विशियस सर्कल पैदा हो जाता है कि और प्राइस बढ़ता है तो मतलब और प्राइस बढ़ता है तो मजदूर कहते हैं हमें और तनख्वाह मिले, और तनख्वाह मिलती है वो और ज़्यादा डिमांड करते हैं, और ज़्यादा डिमांड करते हैं तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है। हेंस वेज पॉलिसी शुड बी सच एज नॉट टू ऐड टू इन्फ्लेशन। वेज पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऐड ऑन ना हो बल्कि कंट्रोल हो, ठीक है। ये था आपका सारा का सारा चैप्टर। इस चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएं और नंबर वाइज सारे के सारे चेक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा शायद फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर है, वो लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।